जन मन की बात। जन मन की बात। जन मन की बात। जन मन की बात। मेहनत कश आवाम के हक और अधिकारों की बात। श्रोताओं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो गया। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पहले 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया, जो कि 1 अगस्त से लागू हो गया। उसके बाद फिर पेनाल्टी के तौर पर 25% टैरिफ और लगाया गया। कहा जाता है कि ऐसा उन्होंने भारत द्वारा रूस से तेल और रक्षा उपकरण खरीदने के कारण लगाया, और अमेरिका ऐसा करके रूस पर यूक्रेन से युद्ध समाप्त करने का दबाव डालना चाहता है। शायद ट्रंप टैरिफ के इस आतंक का ही दबाव है कि भारतीय प्रधानमंत्री चीन से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कोशिशें चीन की तरफ से भी हो रही हैं। चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें ग्लोबल साउथ को प्राथमिकता देने वाले एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को स्थापित करके अमेरिकी दादागिरी को समाप्त करने की वकालत की गई। एससीओ विकास बैंक की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया ताकि डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके। वहीं बढ़े हुए टैरिफ से अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय उत्पादों के अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात में 70% तक की कमी आ सकती है। भारतीय जीडीपी की ग्रोथ रेट में कमी आ सकती है, और जब उद्योग और व्यापार प्रभावित होता है तो जाहिर सी बात है कि इसका सीधा असर आम आदमी के जीवन पर भी पड़ने वाला है। नौकरियां जाएंगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी और उनके जीवन में मुश्किलें बढ़ेंगी। इस पूरे मामले को जनपक्षी नजरिए से जानने समझने के लिए सहकार रेडियो पर जनमन की बात कार्यक्रम में फोन पर आज हमारे साथ हैं समाजवादी लोकमंच के संयोजक मुनीश कुमार जी, जो कि आम जनता के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्षरत हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि वो इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं और देश की समूची मेहनतकश आबादी पर इसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। स्वागत है आपका मुनीश जी। इस पूरे मामले को आप किस रूप में देखते हैं? पवन भाई, सहकार रेडियो द्वारा इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। और जो अमेरिका द्वारा भारत पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है, उसने भारत की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर, यहाँ पर जो लोग तमाम उद्योगों में काम करते हैं उनके ऊपर एक संकट ला करके खड़ा कर दिया है। और भारत सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं, खास तौर से 90 के दशक से शुरू हुई हैं, उन नीतियों का परिणाम यह है कि आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है एक दोराहे पर आकर के खड़ी हो गई है। जो अमेरिका है उसने अप्रैल में ये कहा कि हम दुनिया के जितने भी मुल्क हैं उनके साथ जो सीमा शुल्क है, जो आयात निर्यात है, उसका जो निर्धारण है वो हम आपसी वार्ता से करेंगे। जो देश जितना टैक्स अमेरिका के सामानों पर अपने देश में आने के लिए लगाएगा, अमेरिका भी उसी के अनुसार उतना टैक्स उस देश के जो सामान अमेरिका में आते हैं उसके लिए लगाएगा। और अप्रैल में उन्होंने इस बात की घोषणा की, और उसके बाद उन्होंने 3 महीने का समय दिया सारे दुनिया के देशों को, जो भी देश अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं। और उन्होंने कहा कि फिर 3 महीने बाद ये बढ़ा हुआ टैरिफ लागू हो जाएगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि दुनिया के जितने भी मुल्क हैं वो अमेरिका के साथ वार्ताओं में गए, और वार्ताओं में जाने के बाद अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके के जो आयात शुल्क है, निर्यात शुल्क है, उनका निर्धारण किया। जैसे वियतनाम ने जो आयात शुल्क है वो लगभग 20% के आसपास अमेरिका ने निर्धारित किया, और वियतनाम ने ये कहा कि जो अमेरिकी सामान वियतनाम के अंदर आएगा उस पर हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से दुनिया के जितने भी देश हैं, चाहे वो जापान है, चाहे यूरोपीय यूनियन के देश हैं, सबका जो है अमेरिका के साथ टैरिफ समझौता हुआ। लेकिन भारत का जो टैरिफ समझौता है वो आज तक नहीं हो पाया है। और उसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि अमेरिका का दबाव यह है कि अमेरिका ये कह रहा है कि जो भारत का कृषि क्षेत्र है और जो डेयरी क्षेत्र है, जो पोल्ट्री क्षेत्र है, उसको भारत में आने की खुली छूट दी जाए। उस पर जो टैरिफ है, जो 30%, 40% से भी ज्यादा है, उसको खत्म करके उसको 0 किया जाए, या जितना अमेरिका लगाता है उतना ही भारत लगाए। और यदि वो नहीं लगाएगा तो वो भारत के साथ जो टैरिफ है वो उसी के अनुसार बढ़ा करके लगाएगा। और इसी का परिणाम ये हुआ कि 1 अगस्त से अमेरिका ने भारत के जितने भी सामान थे जो अमेरिका को निर्यात होते थे उस पर उसने 25% टैरिफ लगा दिया। और 25% जब टैरिफ लगाया तो उसका भारत के अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि बाकी मुल्कों के भी टैरिफ 20 के पास है, 20 के आसपास है, तो 4-5% का फर्क था। तो ये भारत के अंदर ये बात चल
चल रही थी कि इसको हम लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन उसके हफ्ते भर बाद 10 दिन बाद अमेरिका ने फिर ये कहा कि भारत जो है रूस के साथ तेल खरीद रहा है, सस्ता तेल खरीद रहा है, और उस तेल खरीदने से जो रूस को आय हो रही है उससे वो यूक्रेन पर हमला कर रहा है, यूक्रेन के ऊपर युद्ध थोप रहा है, और इसलिए भारत के ऊपर मैं 25% टैक्स और लगाऊंगा। और इतना ही नहीं, उसने ये कहा कि मैं इसको बढ़ा करके 500% भी कर सकता हूँ टैरिफ को। जितने भी देश रूस से तेल खरीद रहे हैं उनसे मैं टैक्स को बढ़ा करके 200% 500% भी कर दूंगा। तो ये जब सब कुछ हुआ तो भारत के अंदर जितने भी निर्यातक थे, जैसे भारत जो है अमेरिका के साथ जो व्यापार करता है उसमें जो निर्यात करता है वो लगभग 84-85 अरब डॉलर का है, और जो आयात है वो लगभग 40 अरब डॉलर का है। तो उसमें जो अमेरिका कहता है कि जो इम्बैलेंस है व्यापार वो घाटा है। लगभग हाँ व्यापार घाटा जो है, अब व्यापार घाटा तो उसको नहीं कहेंगे, इसे असंतुलन कहेंगे, अच्छा है ना। हाँ, इसे असंतुलन कहेंगे। व्यापार घाटे में तो ये होता है कि हम कोई चीज का लेन देन कर रहे हैं तो हमें घाटा हो रहा है। इसमें मैं इसको घाटा नहीं कहूंगा, मैं इसे असंतुलन कहूंगा कि हम बेचते ज्यादा हैं अमेरिका को, लेकिन ये जो दिख रहा है वैसा है। जैसे अमेरिका को तो और भी चीजें, अमेरिका जो है भारत से और भी चीजें हासिल करने से, पेटेंट कानून से बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, लेकिन वो उसके ट्रेड बैलेंस में नहीं आता है। अमेरिका हथियार बेच के भारत से पैसा कमाता है, वो उसके ट्रेड बैलेंस में नहीं आता है। ये जो ट्रेड बैलेंस है ये मार्केट, ये व्यापारिक ट्रेड बैलेंस है, जो वस्तुओं का आयात निर्यात है, केवल उतने तक की बात है। ये यदि ऑल ओवर आप करेंगे तो अमेरिका सरप्लस में ही जाएगा, माइनस में नहीं जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। तो वहां से जो अमेरिका का जो दबाव है वो यह है कि उसके यहाँ जो सोयाबीन है वो भारत के अंदर आनी चाहिए, उसका जो दूध है वो भारत में आना चाहिए, उसका जो मक्का है वो भारत में आना चाहिए, उसके जो चिकन है या नॉन वेज है, वो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं उस पर जो भारत के अंदर टैक्स है वो हटना चाहिए, ताकि उसके सामान भारत के अंदर आए, बिके और उसकी कंपनियां जो है लाभ कमाए। तो ये जो ट्रेड डील है उसके जो मूल में जो है वो यहाँ से, जो भारत और अमेरिका के बीच में जो विवाद पैदा हुआ है उसका जो मूल है वो यहाँ से है। बिल्कुल, सवाल बहुत सारे हैं मुनीश जी। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भारत को रूस से तेल खरीदने के चलते क्या इतना ज़्यादा मुनाफा हो रहा है कि वो अमेरिका से बैर मोल ले रहा है, और वो अभी तक उसने कोई समझौता नहीं किया। ये इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भारत रूस से जो तेल खरीदता है, खासतौर से इससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनते हैं, डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है और भी चीजें बनती हैं। तो 2022 से पहले भारत अपनी जरूरतों का केवल 2% रूस से आयात करता था, और पिछले जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें उसने 40% से ज्यादा जो तेल है वो रूस से आयात किया है। और इसमें जो भारत के अंदर जो तेल का आयात हो रहा है उसके बारे में एक डाटा खुद सरकार की वेबसाइट से आया है कि जो अतिरिक्त मुनाफा हुआ है, सस्ता तेल जो रूस से भारत ने खरीदा है वो लगभग 15-16 अरब डॉलर का है। वो यदि हम उसको रुपए में बात करें तो 1,40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा, अतिरिक्त मुनाफा जो है रूस से तेल खरीद के भारतीय कंपनियों ने कमाया है। इसमें मैं आपको बताऊं कि जो इस मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा गया है वो रिलायंस के पास गया है। उसने इस पूरे तेल के जो अतिरिक्त मुनाफा है उसका 34%, लगभग 50,000 करोड़ रुपया अकेला रिलायंस की जेब में खरीदने के रूप में जो उसको बचत हुई है उसमें गया है। दूसरा, एक रूसी कंपनी भारत में तेल बनाती है, नायरा, तो उसने लगभग 15% हिस्सा अपनी जेब में डाला है। और बाकी जो एक और कंपनी है जो जॉइंट वेंचर है, भटिंडा में उसका कोई प्रोजेक्ट है, तो उसने लगभग 10% हिस्सा अपनी जेब में डाला, 8 या 10%। बाकी जो तेल खरीदा है वो सरकारी कंपनियों ने खरीदा है। और इस पूरी जो आयात का जो सबसे ज्यादा लाभ हुआ है वो इन 2 बड़ी प्राइवेट कंपनियों को हुआ है, 2-3 प्राइवेट कंपनियों को। और इन्होंने जितना भी तेल वहां से खरीदा है उसका एक बड़ा हिस्सा दुनिया के बाजारों में बेच के और ज्यादा मुनाफा कमाया है। जैसे भारत के अंदर भारत पेट्रोलियम यदि पेट्रोल बेचेगी तो उसका सरकारी रेट है कि वो 90 रुपये लीटर, 100 रुपये लीटर डीजल बेचेगी, पेट्रोल बेचेगी, फिर उसमें टैक्स है। लेकिन जो ये जो नायरा और रिलायंस ने जो तेल बेचा है वो यूरोपीय यूनियन को बेचा है, वो दुनिया के दूसरे मुल्कों को बेचा है और उसमें और ज़्यादा लाभ कमाया है। तो ये जो रूस के साथ जो तेल का जो खेल हुआ है उसका फ़ायदा आम आदमी को नहीं मिला है, बल्कि जो रिलायंस और नायरा और जो बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं उनको मिला है। और ये चीज़ अमेरिका को खटक रही है
हाँ, इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रचार ये चल रहा है कि ये करके भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं तेल की उसको कम रखने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जो वो भारत के अंदर जो हम लोग जो तेल इस्तेमाल करते हैं, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम उसका लगभग 80% से भी ज़्यादा इंपोर्ट पे, आयात पर डिपेंड करते हैं। और उसका एक बड़ा कारण यह है कि पिछले 30-40 सालों में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर विकास की जगह दुनिया के बाजारों के साथ व्यापार करने की जो नीति, आयात निर्यात को बढ़ाने की जो नीति बनाई है, उसका परिणाम यह हुआ है कि भारत के अंदर आयात बहुत ज्यादा बढ़ गया है तमाम चीजों का। जैसे पेट्रोलियम की हम बात करें तो भारत में जो पेट्रोलियम की खपत है वो कारों का बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ है भारत में। कारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पीछे चले गया है। तो उसका परिणाम ये हुआ है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो दुनिया के दूसरे देशों पर हो गई है। हम जितना भी हमारा जो व्यापार असंतुलन है उसमें सबसे बड़ा जो भारत को नुकसान उठाना पड़ता है वो यह है कि हम तेल के लिए बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं। और जब तेल के लिए विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं तो फिर हमें अपना सामान दुनिया के दूसरे देशों में बेच करके डॉलर कमाने पड़ते हैं और उन डॉलरों से फिर हम तेल खरीदते हैं। तो इससे भारत की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन मूल बात यह है कि दुनिया के बाजारों में जो तेल के दाम है वो $60 प्रति बैरल, $70 प्रति बैरल है। लेकिन आप एक बात देखिए कि जो भारत की सरकार ने रुपए का जो अवमूल्यन किया है उससे भारत के अंदर जो तेल है उसके दाम बहुत ज्यादा महंगा हुआ है। आप एक बात समझिए कि 1965-66 में जो भारत का जो रुपया था उसकी जो यदि हम डॉलर से एक्सचेंज करें तो उसकी वैल्यू $4.70 थी। $1 बराबर $4.70 था। आज $1 बराबर $87-88 हो गया है। तो यदि हम $4.70 से यदि हम एक्सचेंज करें तो एक बैरल तेल भारत में यदि हम $70 का भी खरीदेंगे तो कितने का पड़ेगा? ₹350 का पड़ेगा एक बैरल तेल। ₹350 का मतलब ये हुआ कि 160 लीटर यदि कच्चा तेल हम लोग लाएंगे तो ₹2-2.5 लीटर में हमें इंपोर्ट हो जाएगा देश के अंदर। तो जो बड़ा महंगा होने का जो बड़ा कारण है वो ये नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर रेट ज़्यादा है। बड़ा होने का कारण यह है कि जो साम्राज्यवादी लूट है, जो IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका के और साम्राज्यवादी मुल्कों के दबाव में जो भारतीय मुद्रा का मूल्यन हुआ है उससे जो भारत के अंदर जो तेल है उसके दाम बढ़े हैं। उससे देश की जनता को नुकसान हो रहा है। ज्यादा बड़ा नुकसान उससे हो रहा है। उससे नुकसान नहीं हो रहा है कि हम $60 प्रति बैरल ले रहे हैं या $65 प्रति बैरल ले रहे हैं, उसका भी एक नुकसान है। लेकिन जो बड़ा नुकसान है, ये जो बड़ी लूट है, उस पर कोई बड़ी बात नहीं, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। इस पर देश के अंदर बात होनी चाहिए। तो अमेरिका या जो साम्राज्यवादी मुल्क हैं वो रुपए के अवमूल्यन से जब सामान खरीदते हैं तब भी भारत को लूटते हैं, जब भारत अपना सामान उनको बेचता है तब भी लूटते हैं। दोहरी लूट है देश के अंदर और दोहरी लूट बंद होनी चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि विदेशी व्यापार होना चाहिए। इसमें कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि आज ग्लोबल दुनिया बन रही है तो उसमें हम दुनिया के देशों से कट जाएं और हम व्यापार ना करें। लेकिन व्यापार बराबरी की शर्तों के साथ होना चाहिए, गैर बराबरी की शर्तों के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे जो अमेरिका भारत के अंदर जो दबाव डाल रहा है कृषि क्षेत्र को खोलने के लिए, वो ऐसा नहीं है कि इनकी डील नहीं हुई थी, इनकी बातचीत हो गई थी। जब 2025 के फरवरी में मोदी जी ट्रंप को बधाई देने के लिए अमेरिका गए थे तो इन दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया था कि भारत और अमेरिका अपना जो व्यापार है दोनों देशों का वो लगभग जो $125 अरब है आज की मतलब 2025 में, उसको बढ़ा करके 4 गुना करेंगे 2030 तक, यानी कि उसको हम $500 अरब तक ले जाएंगे। ये दोनों का जॉइंट स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो सामान अमेरिका अभी तक भारत से नहीं खरीदता था वो भी खरीदेगा और जो सामान अभी तक भारत अमेरिका से नहीं खरीदता था अब भारत उसको खरीदेगा। तो जिसके अंदर शामिल था कि भारत अपना कृषि बाजार खोलेगा। इसका तो यही मतलब हुआ। और इनकी जब वार्ताएं शुरू हुई हैं तो 5 दौर की वार्ताएं भारत के जो प्रतिनिधि हैं, वाणिज्य प्रतिनिधि और अमेरिका के जो प्रतिनिधि हैं, उनके 5 दौर की वार्ताएं होती रहीं। और 30 मई को एक कॉन्सेप्ट पेपर नीति आयोग ने अपनी वेबसाइट पे जारी किया। वो बड़ा खतरनाक मतलब बातें उसमें देश की इकोनॉमी के लिए उन्होंने उस पेपर के अंदर रखी। उन्होंने ये कहा कि भाई जो सोयाबीन है उसका इंपोर्ट हम भारत के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि जो सोयाबीन का उत्पादन है भारत में एक हेक्टेयर में लगभग 10 कुंटल के आसपास है और अमेरिका में 35 कुंटल के आसपास है। जो अमेरिका में सोयाबीन है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो अब उसका ये था कि यदि वो भारत के अंदर उसका तेल निकाला जाएगा और उसका जो उप उत्पाद होता है सोयाबीन की खल बोल लीजिए या जो भी आप उसको बोल लीजिए, है ना,
तो वो सोया जानवरों बड़ी। के खाने, हाँ सोया बड़ी या जो भी बनेगी उसकी, तो वो जो कि जीएम मॉडिफाइड है, तो वो भारत के लोगों के हेल्थ के लिए सुटेबल नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि इसको हम लोग बंदरगाह पर इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसका तेल निकालेंगे और इसका जो खली निकलेगी उसको हम दुनिया के बाजारों में एक्सपोर्ट कर देंगे। जो देश हमसे खरीदेंगे हम उनको बेच देंगे, इसलिए इसको हम लोग खोल देते हैं। ऐसे ही उन्होंने मक्का के लिए कहा कि एथेनॉल, आज क्या है कि नितिन गडकरी का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है, उनके बेटों ने एथेनॉल बनाने की जो है कंपनियां लगा रहे हैं और एथेनॉल का व्यापार कर रहे हैं वो। तो वो क्या करते हैं, भारत सरकार क्या करती है कि ग्रीन ऊर्जा के नाम पर या ग्रीन डीजल के नाम पर, ग्रीन पेट्रोल के नाम पर, बायोफ्यूल के नाम पर 20% तक डीजल में और पेट्रोल में एथेनॉल मिला रही है और उससे जो है नितिन गडकरी के जो बेटों की कंपनियां उनको अरबों रुपए का फायदा हो रहा है। अब वो एथेनॉल को निकालने के लिए इन्होंने कहा कि हम मक्का जो है इंपोर्ट करेंगे, उसका एथेनॉल निकालेंगे और उसका जो वो होगा पाउडर होगा या जो वेस्ट होगा उसको भी हम दुनिया के बाजार में बेचेंगे। तो ये बात उन्होंने कही। उन्होंने तीसरी बात ये कही कि जो भारत जो है वो अपना अमूल के जो प्रोडक्ट है वो अमेरिका के मार्केट में प्रमोट कर रहा है, तो हम भारत के डेयरी बाजार को भी अमेरिका के लिए खोल देते हैं। अब भारत के अंदर यदि डेयरी बाजार को खोल देते हैं तो अमेरिका के बारे में ये बात साफ है कि अमेरिका के अंदर जो गाय है वो मांसाहारी आहार लेती है और भारत की गाय के मुकाबले कई गुना ज्यादा दूध देती है वो। तो अमेरिका ये चाहता है कि उसका दूध, उसके दूध के प्रोडक्ट भारत के अंदर आए, लेकिन भारत ने टैक्स लगा करके और तमाम तरीके के नॉर्म्स लगा करके उसको रोका हुआ है। तो उसको भी इन्होंने खोलने की बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो चावल है, चूंकि हम उसको चावल बेच रहे हैं तो अपना चावल भी हम यहाँ पर उसके लिए अमेरिका के लिए खोल देते हैं और यदि हम अपना बाजार खोलेंगे तो हमें अमेरिका के बाजार में और ज्यादा एक्सेस मिलेगी, हम और ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, तो इसलिए हमें अपना इम्पोर्ट खोल देना चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने उसमें कही और वो जब पेपर जारी हुआ तो उसको लेकर के देश में विरोध शुरू हो गया। अब विरोध शुरू होने का परिणाम ये हुआ कि सरकार ने वो पेपर वहां से हटा लिया। लेकिन चूंकि एक बार पब्लिक डोमेन में चीज आ जाती है तो वो सबके पास है, वो हमारे पास भी है, उसको कोई भी देख सकता है। तो वो जो डील है, ये जो डील होने जा रही है, इसका परिणाम ये होगा कि देश के अंदर आज भी 40 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। अब यदि अमेरिकी सामान भारत के अंदर आएगा, अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत के अंदर आएंगे, तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ का जो छोटा उत्पादक है, जो दूध उगाता है, वो अमेरिका के दूध के सामने नहीं टिकेगा। यहाँ का जो चावल उत्पादक है वो अमेरिका के चावल के सामने नहीं टिकेगा। जो यहाँ का तमाम तरीके के उत्पादक हैं जो एथेनॉल बना रहे हैं, जैसे आज बिहार के अंदर तमाम फैक्ट्रियां लग गई हैं जो मक्का से एथेनॉल बनाती हैं। लेकिन जब अमेरिका का सस्ता मक्का आएगा तो वो यहाँ के जो मक्का उत्पादक है उनका क्या होगा, वो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये जो पूरी प्रोसेस शुरू हुई है, इसका देश में जब विरोध हुआ और ये जो कॉन्सेप्ट पेपर है इसमें 2-3 चीजें और भी थी जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इन्होंने कहा कि एपीएमसी मार्केट को हम लिबरलाइज करेंगे, यानी कि जो मंडियां भारत के अंदर हैं, ये इस सिस्टम को अमेरिका पहले से ही कहता रहा है। ये भारत जो 3 कृषि कानून आए थे उसमें भी ये था कि सीधी खरीद होगी, तो उन्होंने इस पे कॉन्सेप्ट पेपर में भी ये कहा कि सीधी खरीद को हम लोग बढ़ावा देंगे। और कहीं ना कहीं जो पीडीएस सिस्टम है उसको भी प्रकारांतर से उसको भी आघात करने की बात इस कॉन्सेप्ट पेपर के अंदर है। जैसे इसमें ये कहा कि जो किसान अपना जो उत्पादन है उसको प्राइस हेजिंग स्कीम के तहत उसकी डील करेंगे। प्राइस हेजिंग स्कीम क्या है कि यदि कोई किसान 10 टन या 2 टन गेहूं उगाता है तो वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में किसी बंदे के साथ अपनी फसल का सौदा कर लेगा। जैसे वो ये कहेगा कि भाई मेरी फसल अप्रैल में आएगी और मैं तुम्हें देना चाहता हूं, तो जो वायर है वो उससे कहेगा ठीक है जून में तू मुझे दे दे, मैं 2600 रुपए कुंटल आपसे ले लूंगा। तो वो जब 2600 रुपए कुंटल उससे लेगा तो वो उसका दोनों के बीच की डील हो जाएगी, यानी कि जो सरकार जो एमएसपी पे सामान खरीदती है वो नहीं खरीदेगी, जिसका तो यही मतलब होगा। और जो मंडी में किसान अपना सामान लेके जाता है वो भी नहीं जाएगा। तो ये जो प्राइस हेजिंग स्कीम की जो बात इसके अंदर कही गई है, तो प्रकारांतर से जो 3 कृषि काले कानून थे उसको भी इनडायरेक्टली इसमें डालने की बात है। और फिर यह है कि भाई जो सीधी खरीद है वो बढ़नी चाहिए, उत्पादकता बढ़नी चाहिए, उस सब के लिए हमें काम करना चाहिए। कॉन्सेप्ट पेपर में इस तरीके की तमाम तरीके की चीजें उसमें लिखी गई हैं। और इसको फिर जब किसान संगठनों ने विरोध किया तो उन्होंने इसे वापस ले लिया। और फिर कहते हैं कि जब ये वापस लिया तो उसके बाद जो भाजपा की जो सरकार है उसकी टोन बदल गई और फिर वो ये बोले कि साहब हम अपने किसानों के हिस्से कोई समझौता नहीं करेंगे और हम इस अमेरिकी डील को हम लोग नहीं करेंगे। तो जब अमेरिका ने कहा जब तुम डील को नहीं करोगे तो मैं आपका जो टैरिफ है मैं लगा देता हूँ, तो उसने पहले 1 अगस्त से 25% लगाया, फिर 27 अगस्त से 25 और लगा दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो भारत के उत्पाद हैं अब वो अमेरिकी बाजारों में जाकर के बिक नहीं पा रहे हैं।
जितने ऑर्डर हैं वो कैंसिल होने लगे हैं। जब ऑर्डर कैंसिल होने लगे हैं तो इसका परिणाम ये हुआ है कि भारत के जितने भी उत्पादक हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उत्पादक हैं, उन सबके सामने संकट खड़ा हो गया है। वहाँ पर ले ऑफ की बात हो रही है, छटनी की बात हो रही है, लोगों से काम से निकालने की बात हो रही है। वो सरकार से जो है आर्थिक पैकेज मांग रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि कैसे भी हो अमेरिका के साथ डील हो। अब ये कहा जा रहा है कि भारत जो है दुनिया के दूसरे बाजारों के अंदर तलाश करेगा। तो भारत जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसका लगभग 20% अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, 80% तो यूरोपीय यूनियन और दुनिया के दूसरे बाजारों में बेचता है। तो नए बाजारों में कहाँ बेचेगा? नए बाजारों में तो भारत पहले से बेचता रहा है। तो भारत के सामने जो संकट है, ये दोहरा संकट आकर के आज की तारीख में खड़ा हो गया है। यदि अमेरिका के साथ भारत डील करता है, जो अमेरिका का कहना है कि डील करिए हमारे साथ, जिसको भारत का जो कॉरपोरेट सेक्टर वो करना भी चाहता है, लेकिन जनता का दबाव है और बिहार का इलेक्शन भी है बिल्कुल सामने। और यदि बिहार के इलेक्शन में डील हो जाएगी, पहले डील हो जाएगी, तो सरकार हो सकता है कि चुनाव हार जाए। तो इसलिए भी सरकार नहीं कर रही है, इसलिए भी सरकार जो है अपने आप को मतलब बिल्कुल एंटी अमेरिका, एंटी इम्पीरियलिज्म बताने की कोशिश कर रही है। अब संकट यह है कि और यदि वो नहीं खोलती है तो जितने एक्सपोर्टर हैं उनके यहाँ जो लाखों लोग काम कर रहे हैं, जो वो 80 अरब डॉलर का जो एक्सपोर्ट अमेरिका को कर रहे हैं, उसमें ये माना जा रहा है कि 70% जो है 50-60 अरब डॉलर का जो एक्सपोर्ट है वो इससे प्रभावित हो जाएगा। तो भारत की इकोनॉमी आज एक ऐसे दोहराए पे आकर के खड़ी हो गई है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। तो ऐसे मौके पे अभी जैसे कि एससीओ शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ और इसके पहले भी चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वो आए थे। तो ये जो वार्ताएं चल रही हैं, क्या ये चाइना की तरफ से, रूस की तरफ से और भारत की तरफ से भी क्या ये कोशिशें हो रही हैं कि जो अमेरिका की जो दादागिरी है विश्व के बाजार में, उसको क्या कम किया जाए? क्या ये जो मौका है, ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इससे क्या एक बड़ा उलटफेर वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें क्या पड़ने की संभावना आपको लग रही है? देखिए, यदि वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें हम लोग, तो रूस तो नाटो का सदस्य है ही नहीं। और रूस ने जब यूक्रेन पे हमला किया तो उसने यही बात कही कि जो यूक्रेन है, अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं नाटो में शामिल होना चाहता हूँ। तो रूस ने कहा तू नाटो में शामिल होगा और पश्चिमी देशों के साथ इस तरह के सैन्य समझौते करेगा तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, और उसने जो है यूक्रेन पर हमला कर दिया। तो अमेरिका के साथ चीन व्यापार भी करता है और अमेरिका के साथ उसके अंदर विरोध भी है। तो ये दुनिया के अंदर तो चल ही रहा है। और जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, नया वर्ल्ड ऑर्डर तो पहले से ही बना हुआ है, 2 ध्रुव तो पहले से ही हैं। लेकिन इसमें होता यह रहा है कि भारत दोनों ध्रुवों के साथ जाकर के अपनी व्यापारिक समझौते, अपने डील करता रहता है। जैसे भारत जो है हथियार रूस से भी खरीद लेता है, भारत हथियार अमेरिका से भी खरीद लेता है, भारत हथियार फ्रांस से भी खरीद लेता है जहाज। तो ये जो भारत कर रहा था, अब अमेरिका ने आके दिखा करके भारत के ऊपर ये दबाव डाला है कि या तो तू उधर को चल दे या इधर को चल दे, तो अपना खेमा चुन ले। तू कौन से खेमे में आना चाहता है? जो पुरानी गुट निरपेक्षता की नीति है वो अब नहीं चलेगी। हाँ, गुट निरपेक्षता की नीति तो ये थी कि हम दोनों के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन भारत की नीति रही कि हम दोनों के साथ रहेंगे। मतलब जो नया जो भारत ने जो अपना 20-30 सालों में जो नए तरीके निकाले, अपने जो चेंज आया गुट निरपेक्ष में, पहले तो भारत ये था कि हम दोनों गुटों में नहीं है, हम अपना एक जिसको थर्ड वर्ड बोला गया, उन्होंने कहा कि हम किसी में भी नहीं है। लेकिन अब जो भारत है, अब भारत दोनों के साथ चल रहा है। वो अमेरिका के साथ भी डील कर रहा है, उसके साथ भी डील कर रहा है। देखिए, अमेरिका के साथ कितना भी मीडिया बताता रहे कि भारत जो है आंखें दिखा रहा है, अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकेगा, भारत जो है रूस के साथ और चीन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा लेगा और उससे अपनी जो आर्थिक नीतियां हैं, जो आर्थिक घाटा है, उसको वहां से पूरा कर लेगा, जो ट्रेड इम्बैलेंस है वहां से पूरा कर लेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जैसे अभी 4 दिन पहले भारत ने जो अमेरिका से जो कपास भारत में आता है, जो कपड़े के लिए इस्तेमाल होता है, तमाम चीजों में इस्तेमाल होता है, उस पर जो टैक्स है, आयात शुल्क है, वो 0 कर दिया है। तो अब कहाँ आप अमेरिका के साथ अपने आप को डिटैच कर रहे हैं? आप तो उन्हीं नीतियों पे चल रहे हैं जो अमेरिका चाहता है। अमेरिका यही तो कहता है कि एग्रीकल्चर को खोलो, तो आपने जो कपास है उसका वो ये कह रहा है कि भाई रेसिप्रोकल होना चाहिए। जब मैं तुम्हारे बासमती चावल पर 0.6% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता हूं तो तुम भी लगाओ उतनी। तो उन्होंने 0 कर दी। 0 और आधे % में कोई फर्क नहीं है। यानी कि अमेरिकी दबाव कहीं ना कहीं भारत पर काम कर रहा है। अभी 1 हफ्ते पहले इन्होंने जो कुछ जहाजों के इंजन 7-8 हजार करोड़ के अमेरिका से खरीदने की डील की है और भारत का लगातार नेगोशिएशन जारी है अमेरिका के साथ, लगातार वार्ताएं जारी हैं। तो ये जो नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है और ये जो कहा जा रहा है कि भारत अपने अमेरिका के साथ जो रिश्ता है वो
ख़त्म कर लेगा, ये संभव ही नहीं है। आप देखिए कि कितनी कंपनियां भारत के अंदर काम कर रही हैं अमेरिका की, और एप्पल ने अपने यहाँ पर संयंत्र लगाए हुए हैं, वो तमाम आईफोन बना रहा है, लैपटॉप बना रहा है, वो सब अमेरिका जा रहे हैं। भारत से फार्मास्यूटिकल्स जो है उस पर अमेरिका ने कोई टैरिफ नहीं लगाया है। जो जेनरिक दवाइयाँ भारत के अंदर बनती हैं उस पर जो है जीरो, जो पुराना टैरिफ है वही लागू है, नया टैरिफ नहीं लगाया। 50% उस पर इम्पोज नहीं हुआ है। तो जो भारत के अंदर कंपनियां काम कर रही है अमेरिका की, उनको कहाँ भगा रहा है भारत? उनसे थोड़ी कर रहा है, अपना काम काज सब बैठ के चले जाओ। अमेजोन है, कोका कोला है, तमाम भारत की ये अमेरिकी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, उनके ऊपर कौन सा दबाव बना है? वो तो ग्रांड सेल चला रही हैं, मुनाफा कमा रही हैं। आप देखिए जो अमेजोन है वो भारत के अंदर कुछ नहीं करती है, वो केवल एक आपको सामान उपलब्ध कराती है, कोई सामान की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, लेकिन उससे वो हर साल 50,000 40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाती है भारत के अंदर। तो वो कौन सा भारत के अंदर प्रोडक्शन कर रही है? वो तो यही करती है कि एक जगह का सामान दूसरी जगह बेचती है और बीच में जो है कमीशन खाती है। तो ये जो बात हो रही है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर है और मोदी जी जो है रूस की तरफ को जा रहे हैं, चीन की तरफ को जा रहे हैं, उनके सामने अब चुनौती ये आकर के खड़ी हो गई है कि क्या वो अमेरिका के अनुसार चलेंगे या जो दोनों खेमों के साथ जो वो अपने तरीके से जो भारत सरकार या भारत की जो राज्य है वो लेन देन चलाती थी, अब उस पर अमेरिका ने अड़ंगा लगा दिया है। मैं मानता हूं कि ये इस बात को ऐसे ही देखा जाना चाहिए। इससे इस पूरे मामले को, जैसे आपने कहा कि टैरिफ जैसा कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से काम करा, तो इस बात को थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को समझाने के लिए थोड़ा बताइए कि ये फिर 25% या 50% की जो बात कही जा रही है ये किस रूप में लागू होती है? क्योंकि आपने बताया कपास पर 0 कर दिया, अन्य चीज़ों पर अलग अलग टैरिफ लग रहा है, तो इसके क्या मायने हैं? देखिए जो टैरिफ है वो क्या है? टैरिफ है एक प्रकार का टैक्स। जैसे आप समझिए कि हमने यहाँ से एक शर्ट अमेरिका को बेची 100 रुपए की, ठीक है, तो उस पर ये अमेरिका ने 1 अप्रैल के बाद से 10% कर दिया था सारी चीजों पर, भारत के जितने भी। तो 100 रुपए की यदि अमेरिका को जाएगी तो कितने की हो जाएगी वहां? 110 की। अब यदि टैरिफ 25% लग गया तो कितने की हो गई? 125 की। 50% लग गया तो कितनी की हो गई? 150 की। ठीक है ना। अब यदि डॉलर में बात करें तो यदि कोई शर्ट हम $10 में बेच रहे हैं अमेरिका को, ठीक है, और उस पर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया तो वो $12.5 की बिकेगी। 50% लगाया तो $15 की होगी। अब हम तो अकेले शर्ट बेचते नहीं है, वो शर्ट तो वियतनाम भी बेच रहा है, वो शर्ट तो बांग्लादेश भी बेच रहा है, वो शर्ट तो मैक्सिको भी बना के बेच रहा है, या दुनिया के दूसरे मुल्क भी, चीन भी बेच रहा है अमेरिका को। तो अब चीन पे 30% टैरिफ है, बांग्लादेश पे शायद 25 है, वियतनाम पे 19 है। ठीक, अब यदि वो $10 की शर्ट अमेरिका को देंगे तो उनका 20% टैरिफ में वो $12 की हो गई। अब हमारी $15 की हो गई। तो जो बाजार के अंदर ग्राहक बैठा है वो तो जो सस्ती देगा उसकी लेगा। तो जो टैरिफ है वो इस रूप में भारत को प्रभावित कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे चीन के ऊपर जब इन्हें 150% टैरिफ लगाया अप्रैल में, तो चीन ने भी 150 लगा दिया, तो भारत 50 क्यों नहीं लगा रहा? ये बात भी श्रोताओं को आपके समझनी चाहिए। वो इसलिए नहीं लगा रहा है कि आज की तारीख में बैटरी चालक वाहन चल रहे हैं, तमाम जो ड्रोन बन रहे हैं उसमें भी ये जो रेयर अर्थ है, क्रिटिकल अर्थ है, इनका इस्तेमाल हो। कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका इसमें इस्तेमाल होता है, जिसके बिना ये चल नहीं सकते। तो उसका दुनिया का 90% भंडार चीन के पास है और बाकी 10% दुनिया के दूसरे मुल्कों के पास है। तो जब उसने अमेरिका पे 150 लगाया तो चीन ने भी 150 लगा दिया और उसने कहा मैं तेरे को रेयर अर्थ दूंगा ही नहीं, मैं क्रिटिकल मिनरल दूंगा ही नहीं। तो फिर अमेरिका ने उसके साथ समझौता किया और उसको कुछ समय के लिए घटा करके 30% पे आ गया। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो हम किसी दुनिया के मुल्कों को आंखें दिखा सकें कि हम तुझे नहीं देंगे, तो यदि हम पे टैक्स लगाएगा तो हम तुझे नहीं देंगे। तो यहाँ से जो भारत की स्थिति है साम्राज्यवादी मुल्कों के साथ बहुत कमजोर हो जाती है। जो रूस की और चीन की स्थितियां हैं उसके सामने कमजोर हो जाती है। हमारे देश के जो बड़े घराने हैं, जो 300 कॉरपोरेट घराने हैं, वो जो उत्पादन करते हैं वो लगभग 90% उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का करते हैं, सामान का उत्पादन करते हैं और वो सामान का ही निर्यात करते हैं, सामान ही दुनिया के बाजारों में बेचते हैं। लेकिन यदि हम साम्राज्यवादी मुल्कों की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका जो है, अमेरिकी की जो कंपनियां हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ का, वो जो बहुराष्ट्रीय निगम है वो खास तौर से सेवा का निर्यात करता है। आप देखिए गूगल, मेटा, फेसबुक, आप लिखना शुरू कीजिए, ये सारी सर्विस जो है दुनिया को जो है आज अमेरिका प्रोवाइड करा रहा है। उसकी कंपनियां इससे बहुत ज्यादा लाभ कमा रही हैं। उसकी कंपनियां पेटेंट कानूनों को उसके माध्यम से दुनिया को लूट रही हैं
और अमेरिका की सबसे बड़ी बात क्या है, देखो WTO बना हुआ है, विश्व व्यापार संगठन 1995 में अस्तित्व में आया, दुनिया के मुल्कों को उसमें शामिल किया गया और उसमें यह हुआ कि जो भी व्यापार होगा इसके नियम के तहत होगा, जो भी सीमा शुल्क का निर्धारण होगा इसके नियम के तहत होगा। अब जब ये WTO बना तो वहां पर ये जो विकसित देश थे, जो साम्राज्यवादी देश थे, इनके खिलाफ भारत है, जो दुनिया के जो विकासशील देश हैं या जो गरीब देश हैं, उन्होंने अपना एक G33 बना लिया और वहां से सामूहिक मोल भाव शुरू कर दिया इनके साथ। सामूहिक मोल भाव का मतलब ये हुआ कि जैसे अमेरिका को हमें अपना कोई उत्पादन बेचना है तो हम सब एक हो जाएंगे। जैसे आज भारत में 50% टैरिफ है और वियतनाम पे 19% टैरिफ है, तो उसने हमारी जो विकासशील देश है उनकी यूनिटी तोड़ दी है, ये रेसिप्रोकल के नाम पे। लेकिन जब WTO में समझौता हो रहा तो एक होकर के अपना सामान बेचते थे ये। तो अमेरिका क्या करता है कि जो दुनिया की जितनी भी संस्थाएं बनी है, चाहे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, संयुक्त राष्ट्र संघ है या WTO है, उनको अपनी जेब में रखता है। जितना उसका लाभ है, जितना उसका फायदा है, उतना वो उसको इस्तेमाल करेगा, आपको दबाने के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब उसको लगेगा कि इससे मेरा लाभ नहीं हो रहा है तो वो उसको किनारे कर देगा। आप देखिए WTO को उसने किनारे कर दिया। अब वो चीन से भी बाइलैटरल कर रहा है, भारत से भी बाइलैटरल कर रहा है, वियतनाम से भी बाइलैटरल कर रहा है, यूरोपीय यूनियन से भी बाइलैटरल कर रहा है, जापान के साथ भी द्विपक्षीय कर रहा है। तो अमेरिका तो सारी संस्थानों को जेब में रखता है और उसने जो है इस पूरे मामले में WTO को अपने लात मार दी है। जो WTO उसने खुद बनाने वाले देशों में शामिल रहा है दुनिया को लूटने के लिए, आज उसने उसी WTO को जो है लात मार करके सीधे द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वो आ गया है। तो आज की डेट में चूंकि आप लगातार आम जनता के बीच जनता के बुनियादी अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, तो आम जनता के जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं और उसके लिए जो जनपक्षी नजरिए से समाज में काम कर रहे और भी संगठन है, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो सबसे महत्वपूर्ण बातचीत का हिस्सा यही है जिसको मैं मान रहा हूँ। देखिए, भारत जो है एक सॉवरेन देश बनना चाहिए, जो है नहीं। हम लोग 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद से ही कभी भी साम्राज्यवाद के प्रभाव से देश को मुक्त नहीं कर पाए। हमेशा जो है हमारा साम्राज्यवादियों के साथ दबाव का जो मामला है वो बनता रहा। और 1960 के दशक में जब खाद्य संकट देश के अंदर आया तो हमें अमेरिका के आगे घुटने टेकने पड़े भारत सरकार को, और PL 480 के तहत गेहूं खरीदा। रॉकफेलर और मैनसेंटो जैसी कंपनियों को भारत के अंदर आने की छूट दी और भारत की मुद्रा का अवमूल्यन किया। और 1991 में जब भारत के सामने भुगतान संकट खड़ा हुआ तो मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की सरकार ने तब भी भारत की मुद्रा का अवमूल्यन किया और अमेरिकी साम्राज्यवादियों के सामने घुटने टेके और भारत की अर्थव्यवस्था को खास तौर से 90 के बाद से निर्यात उन्मुख बना दिया है। हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें 80 करोड़ लोगों को सरकार 5 किलो राशन देती है, तब वो अपना जीवन चलाते हैं। उनके खाते में कुछ पैसा देती है, तब वो अपना जीवन चलाते हैं। उनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर संसाधन नहीं है। भारत के अंदर जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2,40,000 रुपए। अब 5 आदमी का परिवार है तो एक परिवार की आय 12 लाख रुपए हो गई। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि भारत के अंदर जो 300 बड़े घराने हैं वो एक दिन में 7,200 करोड़ रुपए कमाते हैं। जब वो 7,200 करोड़ रुपए 300 घराने कमा लेंगे तो नीचे के जो 100 करोड़ लोग हैं, 80 करोड़ लोग हैं, उनके पास तो पैसा होगा ही नहीं, क्योंकि उनके हिस्से का पैसा तो ऊपर कॉर्पोरेट जगत, मल्टीनेशनल्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट, ये सब लेकर के चले जा रहे हैं। अधिकारी वर्ग लेकर के चले जा रहा है, राजनेता लेकर के चले जा रहा है। तो नीचे तो पैसा है ही नहीं फिर, क्योंकि पैसा तो सारा ऊपर केंद्रित हो रहा है। तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़नी चाहिए। उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो आप दुनिया के सबसे बड़े बाजार तो आप खुद है। आपको अमेरिका सामान बेचने की जरूरत नहीं है, आपको यूरोप में जाके सामान बेचने की जरूरत नहीं है, आपको चीन में जाकर के बाजार ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपका बाजार बहुत बड़ा हो जाएगा। उन्हीं के लिए बहुत ज्यादा कपड़े चाहिए, उन्हीं के लिए बहुत ज्यादा जूते चाहिए, उन्हीं के लिए अस्पताल चाहिए, उन्हीं के लिए स्कूल चाहिए, उन्हीं के लिए सब कुछ चाहिए। लेकिन आप मुनाफा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। अब आप यदि कोई प्रोडक्शन करते हैं तो भारत में वो तो बिकेगा नहीं, क्योंकि उनकी जेब में तो पैसा ही नहीं है। यदि कोई गांव के अंदर, कोई गरीब बस्ती के अंदर कोई दुकान खोले और ये कहे कि साहब मैं कपड़े बेच रहा हूं, तो वो तो पुराने कपड़े खरीदते हैं लोग, वो तो उतरे हुए कपड़े खरीदते हैं, उससे अपना जीवन चलाते हैं। वो तो पेट भरने के लिए राशन खरीदते हैं। वो आपके खाना कहाँ खाते हैं, ढंग का खाना कहाँ खाते हैं? वो तो जैसे तैसे खाना खाने के लिए जिंदा है। तो जो भारत के अंदर जो डेवलपमेंट है वो पहले तो भारत की जरूरत के लिए होना चाहिए, यहाँ के 140 करोड़ लोगों की जरूरत के लिए होना चाहिए। जब सरप्लस समय बचेगा तब हम दुनिया के दूसरे मुल्कों में बेचें उसको। एक तो ये होना चाहिए देश के अंदर। और जब तक ये नीति नहीं बनेगी तब तक हम लोग इस संकट का सामना करते रहेंगे। ये संकट, यदि अमेरिका आपका टैरिफ हटा भी दे
और इस समय कृषि डील ना भी हो तो ये आने वाले टाइम में होगी, ये तय है। तो कुछ समय के लिए हो सकता है राहत मिल जाए, जैसे हमें हमारी हड्डी टूट जाती है तो हमें दर्द का इंजेक्शन लगा करके दर्द ठीक कर दिया जाता है, लेकिन हड्डी तो टूटी रहती है। तो जो भारत की जो इकोनॉमी है ये तो संकटग्रस्त है ही, और इसका संकट हल करने का एक ही तरीका है कि इस देश की जरूरतों के लिए उत्पादन हो, लोगों के मुनाफे के लिए, एक्सपोर्ट के लिए उत्पादन नहीं हो। और जब तक ये नीति नहीं बनेगी तब तक ये संकट आते रहेंगे, और तब तक देश के मजदूर, किसान, दुकानदार, छोटे लोग, छोटे किसान, गरीब लोग, ये सब लोग परेशान होते रहेंगे। और ये परेशानी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि दुनिया के अंदर जो है लगातार मंदी गहरा रही है। जब मंदी गहराती है तो हमें ज्यादा बाजार चाहिए होते हैं, और ज्यादा बाजार चाहिए होते हैं तो फिर वो बाजारों के लिए लूट होती है। और इसीलिए रूस अपने बाजार के विस्तार के लिए, अपनी लूट के विस्तार के लिए यूक्रेन पर हमला करता है। इसीलिए जो है आज हम लोग देख रहे हैं इजराइल जो है अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमले कर रहा है, फिलिस्तीन को बर्बाद कर रहा है। इसलिए अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर अपने सैनिक अड्डे बना रखे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर आज यही सब कुछ हो रहा है। और इस सब से निपटने का तरीका एक ही है, और खासतौर से भारत के लोगों के लिए, कि भाई हम अपने देश की आत्मनिर्भरता की तरफ ध्यान दें, अपने देश को आज़ाद बनाने की तरफ ध्यान दें। जो साम्राज्यवादी दबाव में जो भारत की सरकारें काम कर रही हैं, जो घुटने टेक रही हैं अमेरिका के आगे, यूरोप के आगे, वो घुटने टेकने की जगह भारत के अंदर एक ऐसी सरकार को स्थापित करें जो भारत के लोगों की सरकार हो, मजदूरों, किसानों की, आम लोगों की सरकार हो, जो देश के लिए काम करे। जब तक उसको हम लोग नहीं बनाएंगे, उसके लिए हम लोग काम नहीं करेंगे, तब तक ये देश के अंदर गरीबी, भुखमरी, अभाव ये खत्म होने वाला नहीं है। धन्यवाद मुनीश जी, हमारे श्रोताओं को इतनी सारी जानकारियां देने के लिए और आप हमसे बात करने के लिए। सहकार रेडियो का शुक्रिया कि इतने महत्वपूर्ण मसले पर सहकार रेडियो ने परिचर्चा को आयोजित किया, और उम्मीद है कि आगे भी इस तरह के मसलों पर हम लोग बात करते रहेंगे। धन्यवाद। जन मन की बात, जन मन की बात, जन मन की बात, जन मन की बात। मेहनत कश आवाम के हक और अधिकारों की बात। अगर आप जन पक्षधरता के पैरोकार हैं, अगर आप हर तरह के शोषण और अन्याय के खिलाफ हैं, तो बोलिए। समाज को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में अपनी भूमिका तय कीजिए। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और अपनी आवाज में कह दीजिए अपने मन की बात। आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से 9617226783 पर या ईमेल के माध्यम से sahakarradio@gmail.com पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahakarradio.com पर विजिट करें। जन मन की बात।